अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने के खदशात में इजाफा हो गया। साने 9 मई पर हुकूमत के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने भी अदालती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नाज़रीन, आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्दी, फेक न्यूज़ और अदलिया की तरफ से ढील की बात की। DG ISPR और हुकूमत पहले भी 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बात कर चुके हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के अदालती निज़ाम पर भी बात की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अदलिया में काली भेड़ों की बात कर चुके हैं और कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब ने भी आईनी हाथों से निपटने की बात की थी। DG ISPR ने 9 मई के वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने रोका क्यों नहीं, गोली मार देते। गोली नहीं मारी, इसलिए यह सब हुआ। पाकिस्तानी सियासत में तो ढील की बात की जाती है, लेकिन आज फौज की तरफ से भी 9 मई के जिम्मेदारों को जो ढील दी जा रही है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। 22 जून को नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। इस ऑपरेशन के ऐलान के बाद सियासी जमातों की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ANP, तहरीक इंसाफ और JUFA की तरफ से ऑपरेशन की मुखालफत की गई, लेकिन आज DG ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इंतहाई संजीदा इशूज़ को भी सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कंफ्यूजन, उसे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं ये ना पूरे हो। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देंगे, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। नाज़रीन, माजी में वफाकी हुकूमत सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी के लिए कह चुकी है। 30 मई को फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसी अज़म का इजहार किया गया था कि डिजिटल दहशतगर्दी को मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी। आज एक दफा फिर फेक न्यूज़ पर DG ISPR ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये डिजिटल दहशतगर्दी है। जिस तरह दहशतगर्द बम फेंकता है तो डिजिटल दहशतगर्द झूठ और फेक न्यूज़ के जरिए अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके जरिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, फेक न्यूज के जरिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फौज पे, कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहा है, और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फौज के ऊपर, फौज की क़यादत के ऊपर, फौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमजोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दफाई इदारों पर तनकीद की जा रही है, जिस पर वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। इस हवाले से कभी फायरवॉल की बात की जाती है और कभी सोशल मीडिया के लिए कानून साजी की बात की जाती है। आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा मारकर सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया बैनुल-अक़वामी डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ है और यहाँ पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है। एक तरफ अदालती निज़ाम की तरफ से 9 मई के जिम्मेदारों के लिए ढील का जिक्र DG ISPR की तरफ से किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द भी घेरा तंग करने के अज़म का इजहार किया गया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जो ऐलान किया गया था, हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में हकीकत का रूप धार ले और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाए। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई के हवाले से इमरान खान का एतराफ़ और रऊफ हसन की गिरफ्तारी जैसे अहम इशूज़ पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसके बाद चंद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करेंगे DG ISPR की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी का एक दफ़ा फिर जिक्र हुआ है। पिछले कई माह में बार बार जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसकी प्रेस रिलीज के हवाले से भी इस लफ्ज़ को बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस्तेमाल किया गया और आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है।
इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे आज जो मरकजी दफ्तर है वहाँ पे भी आज पुलिस की जानिब से छापा मारा गया और रऊफ हसन जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद इस पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से उनके रहनुमा निहाल हाशमी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके रहनुमा शुएब शाहीन साहब, और सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी आज हमने देखा है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले वो छापा, उसके बाद DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज से चंद दिन पहले जब बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी लग सकती है तो यकीन नहीं आता था, लेकिन अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिस तरह चल रहे हैं और आज जो कुछ हुआ है, लग रहा है जैसे ये वाकई ये स्टेप जो है वाकई हुकूमत शायद उठाने जा रही है। क्या खबरें हैं आपके पास इस्लामाबाद के हवाले से? देखें, इसको अगर हम सिर्फ हुकूमत कहें तो ज्यादती होगी, क्योंकि वैसे तो हुकूमत के अंदर तमाम इदारे शामिल होते हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमत के वजीर इत्तलात को आप एक जैसा रखें। जो गुफ्तगू हुई जिसमें PTI का नाम नहीं था और जिसको PTI ने बड़ा अच्छा समझा और उन्होंने जवाबन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। मैं और आप अगर इशारों में बात करें तो ठीक नहीं है, लोगों को क्लियर बात जानी चाहिए कि 9 मई का हवाला भी हो और खान साहब फिर आज ये भी मान जाएं कि मैंने GHQ पे पुरअमन एहतजाज की बात की थी। इसको भी आप अलग नहीं कर सकते 9 मई के साथ। असल में मसला यही है कि यहाँ गिला हो रहा है अदालतों से कि यहाँ जो डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं, जो DGI-SPR कह रहे थे कि क्या किसी को सजा हुई, किसी को जायदाद जब्त हुई। इशू ये हो रहा है कि जैसे सरगोदा की अदालत के हवाले से बहुत ज्यादा बातें हुई, क्या वहां PAF पे ऊपर हमला करने वाले लोग मौजूद नहीं थे? क्या सारे जमानत पे नहीं चले गए? जिन्होंने GHQ पे, ये मैं वीडियो की बात कर रहा हूं, मैं किसी ऑडियो लीक की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे जाने का कहा, क्या वो वीडियो एविडेंस मौजूद नहीं है? इसके बावजूद जब ये सब कुछ हो रहा है कि किसी को सजा ना हो और हम सब, मैं अपनी क्या सबकी बात कर रहा हूं कि जी अच्छा जी एक और प्रेस रिलीज आ गई है कोर कमांडर्स की, अच्छा जी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई DGI-SPR की, तो इससे मजाक बनता है कि जी आप लोग कहते ये हैं कि हमारे पास सबूत हैं, शवाहिद हैं और सजा किसी को नहीं होती। आज उन्होंने इसके ऊपर खुल के बात की तो शिकवा उनका अदलिया के साथ था बराह रास्त कि भाई ये क्या है। अगर हम देखें जहां सिविल मतलब एक गिला है कि जी फौजी अदालतों में लोग चले गए, 1 साल हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और वहां कौन गया है ये मुझे और आपको पता है, वरना फौज गई है ना गवर्नमेंट गई है फौजी अदालतों के खिलाफ रुकवाने के लिए। अमेरिका और बरतानिया के हम इंसानी हकूक की बड़ी बातें करते हैं, वहां कैपिटल हिल पे हमला हो या लंदन राइट्स हो तो टिका के सजाएं दी गई हैं और उनके सेटअप ने दी हैं सिविलियन ने। यहाँ हर तरह से जमानत पे जमानत के अलावा तो कुछ नहीं हुआ, कहा जाता है सबूत। अब उसी पे इमरान खान साहब की जो जमानतें मनसूख हुई हैं, जिसका इशारा आज खान साहब ने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। बाबर अमान ने वहां बड़ी कोशिश की कि इस पुरअमन की वजाहत करें और तरीके से, तो लेकिन खान साहब ने दोबारा आके कहा मैंने यही कहा है, इसको मत बदलें। वो अपने बयान पे थे और ये पहली दफा बात हुई है कि जो वो कह रहे थे कि प्लानर मौजूद हैं, एग्जीक्यूटर मौजूद हैं, इसके ऊपर कब फैसला होगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, तुर्कमानिस्तान में हमारे ही साफी दोस्तों ने, जिनको हम साफी कहने के लिए मजबूर हैं कि साफी हैं, लेकिन फेक न्यूज फैलाई कि बच्चियों का रेप हुआ है और वहां कत्ले आम हुआ है। बन्नू पे उन्होंने आज मिसाल दी DGI-SPR ने कि किस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा किया गया। आज मैं अभी एक खबर किसी चैनल पे देख रहा था कि एक सहाफी ने ही ये खबर दी कि 94% पाकिस्तानी जाना चाहते हैं पाकिस्तान से और गैलप सर्वे का नाम दिया, और गैलप वाले कह रहे हैं हमने 2024 में सर्वे ही नहीं किया, हमने 23 में किया था जब 71% पाकिस्तानी ये कह रहे थे किसी सूरत में कहीं नहीं जाएंगे, जब महंगाई 38% थी। आज तो उसकी 2/3 कमी आ गई। मुझे ये बताएं कि आखिर हम और हमारा मीडिया, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड लोग हो जाते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने मुल्क को बेचैनी बेयकीनी की फिजा में कब तक डालते रहेंगे? सर वो अपने वालों के ऊपर भी आपने अच्छा किया, ये पिन पॉइंट किया। बाकी हमें अपनी सफ़ों के अंदर जो काली भेड़ें हैं उसे भी पिन पॉइंट करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं शुएब शाहीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो कुछ भी सर ये हो रहा है, आप क्या इसको डिनाई करेंगे कि प्रॉब्लम एरिया नहीं है? मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं सलमान अहमद साहब, ये अमेरिका में मौजूद हैं, गालबन आपकी पार्टी के रहनुमा हैं। मैं इनके ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर मैं देख रहा था, इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो ज़ाहिर बात है फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं। अभी सिर्फ चंद दिन पहले ही इन्होंने शाहिद आफरीदी के हवाले से जो है एक फेक वीडियो जारी की, वो शेयर की।
ये आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सी ऐसी चीजें लिख चुके हैं, बन्नू इंसिडेंट के हवाले से बहुत सी ऐसी चीजें लिख चुके हैं। तो आप क्या वाकई डिनाई करेंगे कि नहीं, मतलब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, फेक न्यूज का एलिमेंट जो है वो आपकी पार्टी के चंद रहनुमाओं की जानिब से वाकई फैलाया नहीं जाता? देखिए, पहली बात तो यह है कि फेक न्यूज़ एक अलग चैप्टर है, दहशतगर्दी एक अलग चैप्टर है। दूसरी बात यह है कि आपका पूरा मीडिया बैठ कर सारा दिन फेक न्यूज़ चलाता है। कभी किसी ने उसकी माफ़ी मांगी, किसी ने उसकी तस्दीक की, किसी ने उसकी दुरुस्तगी की। बात यह होती है कि एक चीज़ इन्फॉर्मेशन गलत अगर किसी ने दी है, गलत फहमी की बुनियाद पर दी है, तो वह आके माफ़ी मांग ले या उसको माजरत कर ले और उसको उसकी तरदीद जारी कर दे। दैट शुड बी द सॉल्यूशन। दूसरी बात ये है कि किसी एक इंडिविजुअल का अगर आप नाम लेंगे तो मुझे तो नहीं पता, उनको मैं नहीं जानता। हो सकता है उसने कोई गलत बात की हो सकता है किसी एक ने, एक्स ने की हो, वाई ने की हो, तीसरे ने की हो। बात यह है कि एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, मुझे बता दें, आज से 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले शहबाज शरीफ जाकर उमर अयूब को हाथ मिलाता है। 3 महीने से हमें कह रहे हैं कि जनाब आप हमसे गुफ्तगू करें जी, बातचीत करें। हमने कहा जी हमने अचकज़ई साहब को एम्पावर कर दिया है। हमें कहा जी APC बुला रहे हैं, हमने कहा जी आ रहे हैं हम APC में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, कैबिनेट का अभी फैसला नहीं हुआ, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। अता तारड़ साहब चाबी का खिलौना किसने उनको बना के भेज दिया कि जाएं जी आप वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी आप ये तो इस पर पाबंदी भी लगेगी, आर्टिकल 6 भी लगेगा। और वो कौन सा नया वाक़या हुआ था जिसको बन्नू का वाक़या भी बाद में हो रहा है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज आ रही है। मुझे बता दें कि जिस दिन अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और APC की अनाउंसमेंट के दरमियान में कौन सा वाक़या हुआ सिवाय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के। और आपके ही साफ़ियों ने ठीक है ये कहा, या इस्टेब्लिशमेंट के करीबी जो साफ़ी समझे जाते हैं या सियासतदान समझे जाते हैं, उन्होंने कहा जी रियासती इदारों ने फैसला कर लिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अमल दरामद नहीं होने देनी। अगर उसके लिए आपने माहौल बनाना है, उसके लिए अगर आपने मुल्क में निज़ाम इंसाफ को अगर आपने एक मजाक बनाना है, अगर मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती की बजाय मुल्क के आइन और क़ानून को खिलवाड़ बनाना है और चंद लोगों के हाथों में खिलौना बनना है, तो फिर आप जो चाहें करते चले जाएँ। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। बहुत सारी बातें हैं जो उनकी काबिल एतराज़ थी, कुछ बातें उनकी दुरुस्त हैं, लेकिन जो दुरुस्त बातें थी वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? जिन कठपुतलियों को इसी एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है और जो ख़ुद आपकी अपनी फ़ौज है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि सरहदों पे मुझे बता दें कौन खड़ा होता है जब वहाँ से ईरानी तेल आ रहा है, जब आप कहते हो कि गाड़ियाँ आ रही हैं कौन ज़िम्मेदार है, जब आप कह रहे हो कि जी ये स्मगलिंग हो रही है जी फ़लाँ चीज़ें आ रही हैं, तो कौन वहाँ खड़ा होता है और कौन इसका ज़िम्मेदार है? और जो आज ज़िम्मेदार हैं या फेडरल गवर्नमेंट है या आप एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, मुझे बता दें कि आपने किसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसका तयन करें, फिर आप फिर इन लोगों के ऊपर आप लेकर आएँ। आज गंदम स्कैंडल गुजरा आपके सामने है, मुझे बता दें अनवार काकड़ किसका करीबी समझा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट के कितना करीब है? अगर उसमें मोहसिन नकवी, अनवार काकड़ और शहबाज शरीफ मुसल्लत है, मुलव्वस हैं, तो इन लोगों के ख़िलाफ़ आज क्या एक्शन हुआ? आज अगर दुबई लीक्स में इन सब लोगों के नाम आए हैं, तो क्या नैब जो सिटिंग जनरल साहब बैठे हुए हैं या रिटायर्ड बैठे हुए हैं कहीं भी, मुझे बता दें उन्होंने क्या एक्शन लिया? कोई एक नोटिस भेजा? क्या FIA ने कोई एक्शन लिया? अगर आपने एक्शन लेने हैं सिर्फ PTI को। कथा कलामी की माजरत शुएब साहब, कथा कलामी की माजरत सर, ये जो आप दुबई लीक्स कह रहे हैं सर, दुबई लीक्स में माजरत के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि दुबई लीक्स का मतलब है कि जनाब ये सारा जो है ये 2 नंबर पैसा है, डिक्लेयर्ड भी तो हो सकता है ना। ये तो सिर्फ एक लिस्ट है कि जनाब वो कौन से पाकिस्तानी है जिनके लैंड वहां पे पर्सनल नाम के ऊपर वहां पे मौजूद है। दुबई लीक्स इसके अलावा क्या है? देखिए मंसूर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपकी इस सवाल को और इस जवाब को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा कहना ये नहीं है कि सारे के सारे वो 2 नंबर बैठे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि क्या जो इस वक्त हुकूमत में मुक़्तदर बैठे हुए हैं उनसे सवाल कर लें कि क्या मोहसिन नकवी की फैमिली ने यहाँ जायज़ पैसे से पहले सोर्स ऑफ इनकम बता दें, नंबर 1। नंबर 2, क्या जायज़ ज़राए से भेजें, आप उनको बरी कर दें। नंबर 2, नवाज शरीफ की फैमिली, जरदारी की फैमिली, मरियम नवाज, साबिक जर्नैल, आप इनको नोटिस तो करें, पूछें तो सही। कोई पूछेगा ही नहीं तो मुझे बता दें कि ये तो तसव्वुर कर लें कि सारे के सारे ये दुरुस्त हैं।
बहुत सारे दुरुस्त होंगे, लेकिन जिस मुंह से मुझे बता दें कि आप कहते हो कि दुनिया के पास हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक है इसका क्रिमिनल पहलू, एक है इसका एक मुल्क की गवर्नेंस के लिहाज से पहलू। आप कहते हो कि हम जा रहे हैं मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से बाहर होगी तो किस तरह लेकर आएंगे? लेकिन क्रिमिनल पहलू को जब तक आप नोटिस नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप उनसे पूछेंगे नहीं, उसका सोर्स ऑफ इनकम सामने नहीं आएगा, मुझे बता दें कि फिर तो जो चाहेगा कर लेगा, फिर तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन जिस अंदाज से मैं आपके सामने बैठा हूं सर, मैं निहाल हाशमी साहब, सर मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। निहाल हाशमी साहब, ये शुएब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी सब ठीक चल रहा था, हम कोऑपरेट भी कर रहे थे, एपीसी में बैठने के लिए हम तैयार हो गए। वैसे बाय द वे वो पता नहीं क्या बना उस एपीसी का, वो पहले तो इन्होंने ऐलान किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि एपीसी होनी है, उसके बाद कुछ नहीं बना। हमने हर किस्म की कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करना शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के हवाले से उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी, तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा, एकदम हमारे खिलाफ जो है वो ये सारे जो है वो एतराज़ात हमारे ऊपर जो है वो उठाना शुरू कर दिए गए। निहाल साहब, ये क्या पूरे प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, जो अभी शाहीन साहब ने कहा, उनके बात से सिर्फ मैं यहाँ से जोड़ता हूँ कि सब ठीक चल रहा था। बेशक पाकिस्तान में 2017-18 में सब ठीक चल रहा था। एक पैनामा लीक्स आता है और जिसमें नवाज शरीफ को सिर्फ सिंगल आउट किया जाता है और उसके बाद एक एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है और वो थम नहीं रहा होता है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट को भी भगा दिया जाता है और फिर क्या होता है, डॉलर कितने का था आपको याद होगा, पेट्रोल कितने का था ये भी आपको याद होगा, आपको गैस और बिजली के बिल भी याद होंगे, आपको आटे की कीमत भी याद होगी, आपको जीडीपी भी याद होगा। काश हम वो पूछते कि कौन लोग 2017-18 में जिसने नवाज शरीफ के दफ्तर पे भी कब्जा करवा दिया, उसे पार्टी से भी दखल करा दिया, उसे सजा भी दे दी, खतरा रहा बेटी ना आ जाए, बेटी को भी सजा दे दी, दामाद को भी सजा दे दी, सबको सजा दे दी। फिर जब खोदा पहाड़ निकला चूहा, बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली। बात वहां से शुरू होनी चाहिए कि पाकिस्तान को रोका किसने आगे बढ़ने से। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं सेट, ये कौन से प्लांटेड लोग थे। आप सोशल मीडिया को दे आज़ादी, मगर आज़ादी के माने ये नहीं है कि घर को आग लगे घर के चिराग से। मेरे वतन के अलामत, मेरे वतन की दिफा, मेरे वतन की सलामती, मेरे वतन के लोगों को ही आप खाकतर करना चाहते हैं। आपको मेरे से इख्तलाफ होगा, नवाज शरीफ से इख्तलाफ होगा, आपको हमारी पॉलिसी से इख्तलाफ होता, करें आप इख्तलाफ, क्रिटिसाइज करें, आप धरना दें, आप नारे लगाएं, आपका हक है, बुनियादी हक है, आप असेंबल करें अपने आप को, मगर उसके माने ये नहीं होगा कि उसके आड़ में पाकिस्तान सफरिंग है। आज सबसे ज्यादा सफरिंग पाकिस्तान है। निहाल साहब, डिजिटल और सोशल मीडिया, निहाल साहब, ये अभी ऐसा क्या हुआ है सर? वो शुएब साहब यही तो पूछ रहे हैं कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया है, हमारे दफ्तर पे छापा मार दिया गया। एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़े उन्होंने वोट लिए हैं सर 2024 के इलेक्शन में, उनके दफ्तर पे छापा मार देना ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। उनका बंदा भी गायब है और अब उनके सेक्रेटरी ताज भी उठाए गए। हमने ऐसा क्या कर दिया था कि हम सब जेल चले गए थे, हमारे दफातर पे तमाम खवातीन जो वहां मौजूद थी उनको उठा के ले गए और अभी तक केस का नहीं पता चला किस केस में। मुझे अगर बोलने दे, ऐसा क्या कर दिया था मरियम नवाज ने कि उसके वालिद के सामने उसको जेल से उठा लिया गया था? ऐसा क्या कर दिया था हमजा ने कि उसके घर के आगे आकर के हमलावर हुए और वो बड़ी बड़ी ताने सुना रहे और लाइव मीडिया के बाज हाउसेस ने लाइव चलाया जब हमारी तौहीन की जाती थी, जब दिखाया जाता था नवाज शरीफ की तौहीन आमेज, जब दिखाया जाता था कि नहीं हम बदला नहीं ले रहे हैं, ये मकाफात हमारे। एक चलता हुआ पाकिस्तान को रोका जिन लोगों ने, तो बदला ही है ना सर, बदला हो गया ना, बदला ले रहे हैं फिर। बस अरे भाई, हमने एक मिनट मंसूर भाई, हमने कभी पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के दिफा को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के नजरिया को टारगेट नहीं किया। हमने नहीं कहा कि अगर मेरा लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये आज हो रहा है, आज इनको लोग बाहर से ही बैठ के कह रहे हैं मेरा लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं। भाई आप खुदगर्जी का सियासत और हमारी सियासत में कोई मुआवजा नहीं है। आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम
रियासत के खिलाफ बात नहीं करते थे, हम पॉलिसीज के खिलाफ बात करते थे, हम हुकूमत के खिलाफ बात करते थे, हम अमल के खिलाफ बात करते थे, हम जबर के खिलाफ बात करते थे, हम नाइंसाफी के खिलाफ बात करते थे। ये हमारे इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क से जग हसाई करवा रहे हैं। यार क्या मजाक है, पाकिस्तान को नौजवानों को आप बर्बाद करें, आप करें शहबाज साहब का आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप क्रिटिसाइज करें उनकी पॉलिसीज को, अगर आप समझते हैं कि आप कर पार्लियामेंट के अंदर करें। आप ये ना होना कि आप हर आदमी मोबाइल उठा करके जहां चाहे जिसको चाहे गालियां बके, पाकिस्तान की सलामती को गालियां बके, हमारे शोधा को गालियां बके, हमारे लीडरों को गालियां बके, माओ बहनों को गालियां बके, आप सबको गालियां बके। इस बात की दुनिया के किसी मुल्क में इजाजत नहीं दी जाती कि आप उस मुल्क में खा रहे हो और उसी मुल्क के लोगों को और उसी मुल्क के इदारों को, उसी मुल्क के आइन को आप गालियां बकते हो। ये कहीं नहीं हो सकता। और जो लोग गाली बकेंगे उसके उन जगहों पे, उन गुफाओं को हम हमारा फर्ज बनता है बहैसियत गवर्नमेंट कि जिन जगहों से बैठ करके पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के पार्लियामेंट, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान के जमहूर को आप टारगेट करते हैं, क्या हम ना रोके? फिर हम बैठे किस लिए हैं? देखिए, हम पाकिस्तान के रियासत के कस्टोडियन है और हमारा फर्ज है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत, इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए। मुझे सर इजाजत दीजिएगा। आमिर साहब, ये सारी गुफ्तगू सर ये जो आपने सुन रही है सर, वो जाहिर बात है, ये अभी सुना है आपने शुएब शाहीन साहब कह रहे थे कि जनाब अगर फेक न्यूज़ की बात है तो फिर आपका मीडिया भी यही काम करता है। उन्होंने मीडिया से भी एतराज़ कर दिया सर कि मीडिया भी तो आपका फेक न्यूज़ चलाता रहता है, इस किस्म की बातें करता रहता है। और मीडिया ने तो ये भी रिपोर्ट कर दिया था कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। मीडिया के चंद लोगों ने, साफियों ने किया। इस पर क्या कहेंगे आमिर साहब? देखें, जो शुएब शाहीन साहब ने बहुत सारी बातें की, आपने अच्छा किया कि वो उनका पहला फिक्रा ही बोल दिया कि फेक न्यूज़ सारा दिन मीडिया चलाता है। उन्होंने सोशल मीडिया नहीं लफ्ज यूज़ किया, यानी उन्होंने नेशनल मीडिया की तरफ इशारा किया। तो भुगते नेशनल मीडिया जो नीचे खाली कुर्सियां नहीं दिखाता था, कंटेनर पे हजारों भरे हुए लोगों को चलते हुए दिखाता था, नेशनल मीडिया भुगते, इस गाली को भुगते कि ये झूठ बोलता है, क्योंकि हमने इस काम की आबियारी की और बड़े अच्छे अंदाज से की। जिनके कहने पे की वो भी आजाद, जिनके हक में हुई वो भी आजाद, और आज वो हमें ही सुना रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं। इसीलिए तो मैंने कहा पहले से खुद कि ये मीडिया का अपना भी है कि हम सब उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये आजादी इज़हार राय है। क्यों चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस वापस कराए लोगों के जिन्होंने गलत खबर दी थी? बिल्कुल ठीक है, बताएं। जर्नलिस्ट का काम है, उसको आप इस्टेब्लिशमेंट के करीब कहें, उसको पीटीआई के करीब कहें, उसको नून के करीब कहें, जर्नलिस्ट का काम है खबर देना। फैसला हो कैसा हो, आप उसको साबित कर दें। ये तो अदालतों में 1 मिनट में शुएब शाहीन साहब, मतलब इनके लोगों के वो रिजवान इनको उठाया गया। मैं तो आमिर साहब इसमें जरा मेरा 2 जुमले आपसे सिर्फ ऐड कर लूं। आमिर साहब जी आमिर साहब सिर्फ 2, मेरा एक सवाल है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था और पहले 6 महीने थे और मीडिया को कहा जाता था जनाब मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है आपने, मुस्बत रिपोर्टिंग, वो फेक न्यूज के जिम्मे में आता है कि नहीं आता? उसको क्या कहेंगे? आपका सवाल, आप ही का प्रोग्राम, मेरे कप्तान किसने रुकवाया था? कौन प्रेशर डालता था कि ये लफ्ज नहीं बोलना आपने? आप और मैं जानते हैं ना, ये ऐसी कोई कहानी नहीं है, हर दौर की कहानी है। ये लगता है किसी को, हम कहते थे, बड़े बरमला कहते थे कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, सुप्रीम कोर्ट भी यही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 सफ़ों में किसको सजा दी? ये मेरा और आपका कसूर है कि 27 लाख लोग आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और हम सिर्फ सियासी केसेस सुनते हैं। भाई आपने सुनने हैं ना, तमाम हाई कोर्ट्स बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट शाम को केसेस लगाएं, 1:30 बजे के बाद इनके केसेस सुने, बिल्कुल प्रायोरिटी पे आईनी सियासी मामला तय करें। जरा मेहनत करें ना, छुट्टियां क्यों करते हैं? मत करें छुट्टी जब लोग कौम इंसाफ के लिए भाग रही है। नवाज शरीफ जैसा आदमी भी ये कहे आके कि मुझे तो पता लगा इतना महंगा इंसाफ है, क्योंकि ख्वाजा हारिस जैसे जय्यद वकला की फीसें कितनी थी, ये सबको पता चलता है जब वो वकील करते हैं, कहानी लगते हैं। देखें, शुएब शाहीन साहब ने ना दुबई लीक्स पे बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा होता। साथ ये कहते कि इमरान खान और सराजुल हक साहब गए थे और वो जिस पे जज साहब ने बुलाया था कि हमारे पास लाओ पनामा, उसके बाद जो बाकी उसमें सारे लोग थे 4.25 साल में, उस पे इन्होंने किसी एक को नोटिस कराया? जहां नैब और सारे इदारे इमरान खान साहब के इशारे पे भागते थे, कोई एक नोटिस पनामा पे किसी को कराया? तो मैं भी मान जाऊंगा कि ये शुएब शाहीन साहब असूली बात कर रहे हैं। ये उस वक्त भी ये बात करते थे, इनकी पार्टी बात करती थी, अब फौरन ये भी कह देंगे कि मैं तो पार्टी में बाद में आया। इशू ये है कि जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या उन्होंने भी बात की जो इक़्तिदार के बेनिफिशियरी थे उस सारे के? हमारा मसला ये है, मैं इनके वो चीजें देख रहा था। 1 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात हुई है ना,
ठीक बात है ना, अगर लोग कह रहे हैं तो भाई आप अमल दरामद करा लें। ये जो 187 में मुकम्मल इंसाफ सिर्फ पीटीआई को दिया गया है। अतर मिनल्ला साहब की बात उठा लेना, वो कहते थे 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। तो ये जज साहिबान के लिए, फुल कोर्ट के लिए बड़ा नादिर मौका था कि वो फुल कोर्ट के मीटिंग बुलाते कोर्ट की बजाय। उसमें साबिक आर्मी चीफ, DGI-SI उस वक्त के 2018 के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान, उनको बुलाते और आज के सारे लोगों को कि आए हमारे साथ बैठ के तय करें, हम इस पाकिस्तान को मुकम्मल इंसाफ देना चाहते हैं कि यहाँ हर दफा फ्रॉड क्यों होता है। बहुत अच्छा होता, फिर ये तकसीम भी ना होती, ये फेक न्यूज भी ना होती। जरा खुल के आए ना, बात करें सारे। हाँ। चले मैं सर मैं ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन अच्छा किया आपने यहाँ पे बात की फेक न्यूज़ की और माजी के अंदर क्या कुछ होता रहा। फवाद चौधरी साहब एक पॉडकास्ट में मेरे सूद थे 2018 के इलेक्शंस के हवाले से, उन्होंने खुद ये फरमाया, एक्सेप्ट किया कि 2018 के इलेक्शन भी मैनेज थे। अब मैनेज किसकी तरफ से मैनेज थे, कौन मैनेज कर रहा था, मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह समझदार हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। शुएब शाहीन साहब क्या उसका भी मुतालबा करेंगे कि उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए? इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले आमिर इलियास राना साहब ये कह रहे थे कि जहाँ पे इंसाफ की अगर इतनी बात हो रही है तो जैसे अतर मिल्ला ने भी ये बात एक्सेप्ट की कि पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो 2018 में नून लीग के साथ भी हो रहा था। तो क्या उस सिलसिले में भी इंसाफ की मुतलाशी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और मैंने आपसे कहा कि फवाद चौधरी साहब ने एक पॉडकास्ट के अंदर मेरे साथ यही फरमाया कि जनाब 2018 के इलेक्शन भी मैनेज थे, एक्सेप्ट किया उन्होंने इस बात को। तो शुएब शाहीन साहब क्या इंसाफ के तराजू जो है यहाँ पे भी आते हैं, उनको भी बैलेंस करना चाहिए, वहाँ पे भी इंसाफ होना चाहिए कि नहीं, कि माजी में क्या कुछ होता रहा है? देखें, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली तो जो इन्होंने कहा 2017 की जनाब हमें हटाया गया और हुकूमत लाई गई। 2017 में नवाज शरीफ को हटाया तो शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत आई, और आज भी जो हुकूमत है, क्या 2017 के बाद ये PTM 1 की सूरत हो या PTM 2 की सूरत हो, तो मैं पूछता हूँ कि ये सोमालिया वालों की हुकूमत तो नहीं है भाई, ये आपकी मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है ना। आज 2017 की अगर वो हुकूमत के आप कारनामे गिनवा रहे हो तो 2022, 23, 24 के कारनामे कौन गिनवाएगा? वो गिनवाने भी आपकी ज़िम्मेदारी है, और जो कुछ ये कर रहे हैं। आगे मैं चलूँगा, जो आप फरमा रहे हैं 2018 के इलेक्शंस की, किसने मना किया है कि आज हमारे पास तो नहीं है ना इक़्तिदार, किसने मना किया है कि उसकी तहकीकात ना कराएं? दो बातें सिर्फ करूंगा उस हवाले से। कहा जाता है कि जी RTS बिठाया गया, मुझे बता दें कि हमने पार्लिमानी कमेटी बनाई, ये लोग उस पे से वॉकआउट कर गए और वो नहीं आए, आगे नहीं चला मामला। जुडिशल कमीशन, अच्छा छोड़ दें, हम आज मुतालबा कर रहे हैं ना, 3.5 साल हमारा इक़्तिदार रहा, उसके बाद 16 महीने 18 महीने इनके पास आए। दो चीज़ें सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने किसी भी हवाले से उन इलेक्शंस की कोई तहकीकात की, कोई फाइंडिंग्स हैं तो ये सामने ले आएँ, नंबर 1। नंबर 2, क्या इनके पास कितने लोग थे जो फॉर्म 45 लेकर घूम रहे थे जिस तरह हम घूम रहे हैं? क्योंकि ये लॉ तो 2017 का है ना, जिसके मुताबिक ये फॉर्म 45 मिलने थे। अगर ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं तो सिर्फ बात बराए बात करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भी अगर आप ये समझते हैं कि जी हमने उसको भी तहकीकात में शामिल करना है, ये मुख्तदर है ना, ये बैठे हुए हैं ना इक़्तिदार में, लाएं। ये ज़िम्मेदार किसको करार देते? कहते हैं जी हमने कभी इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की। मुझे बताएं, गुजरांवाला के जलसे में ये जो दहशतगर्दी है उसके आगे क्या अल्फाज इन्होंने कहे थे? और मरियम नवाज़ शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये आपके सामने जावेद लतीफ़, अयाज सादिक, इनकी तरह गुफ्तगू चलाएं और हमारे लोगों की चला लें। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपका सिर्फ ब्लैकमेलिंग मकसद था, अगर आप सिर्फ उनको इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनके साथ गठजोड़ करके तो उनकी गोद में जाकर बैठ जाएं, अगर आपने अपने मुल्क के साथ इस तरह का से खिलवाड़ करना था कि 25 करोड़ अवाम का हक, जो कि हक हुक्मरानी अवाम का है, उनके हुकूक पे डाका डालना था, 17 सीटों के साथ इक़्तिदार में आना था। आज 4-5 बंदों की छोड़ दें, सारे मेरे हल्के को भी छोड़ दें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज, ये 4 हल्के लेकर आ जाएं, अपने फॉर्म 45 बा के बता दें कि कैसे ये जीते हैं। ये हारे हुए लोग हैं, ये रिजेक्टेड लोग हैं, कौम इनको ऊपर इनको रिजेक्ट कर चुकी है, इनको मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो
1.5 महीने बाद 2 महीने बाद फॉर्म 45 जारी किए थे, अपलोड किए थे, आज उसके अंदर भी तब्दीली कर रहे हैं। आप पटन की रिपोर्ट पढ़ लें। ये मैं सर इसका जवाब दूंगा। शर्म नहीं आती। एक मिनट सर, मैं अभी आपने ये चैलेंज किया ना, आपने ये चैलेंज किया कि जी ये 4 हलकों को खुलवा लें शरीफ खानदान के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज। ये आपका चैलेंज अभी निहाल हाशमी साहब के सामने रख देते हैं, आप देख लीजिएगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जी निहाल साहब, ये 4 लोग हैं जी शरीफ खानदान के, करें इसको एक्सेप्ट करें सर। ये सारा हर कोई टीवी देख रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इधर ही नलिफाई कर दें, इनका ब्लफ कॉल आउट कर दें। निहाल साहब कहें जी खोले 4 हल्के शरीफ खानदान के। मंसूर भाई, ये पहली बार तो नहीं है इनकी जाली चैलेंज। हमने पहले भी इनके 4 हल्के खोले, हमने पहले भी इनके 35 पंचर देख लिए, उस पर भी हमने इलेक्शन कमीशन एक जुडिशल कमीशन बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस थे और उन्होंने उस पर फाइंडिंग दे दी है। भाई साहब को शायद याद और वो क्या थी कि पंजाब में हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो फाइंडिंग क्या थी, और जहां पे निहाल साहब फाइंडिंग ये थी कोई उसमें धांधली नहीं हुई थी, कोई धांधली नहीं हुई थी। बहुत अच्छे, ये इनकी एक यही मैं कह रहा हूं निहाल साहब, मेरी पूरी निहाल साहब मैं यही कह रहा हूं कि कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे सर पकड़ ले सर निहाल साहब, मुझे कंप्लीट कर, मैं यही कह रहा हूं ना सर, आपका पकड़ लिया है। अरे मैं कह रहा हूं सुने ना निहाल साहब, सुने, मैं कह रहा हूं कि टॉस जब भी हुआ है, टॉस आप जीते हैं तो ये करें टॉस, इनको यहीं पे चुप करा दें सर, पकड़ लें चैलेंज ये वाला। जी 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 बिल्कुल हम पकड़ लेंगे और हम पकड़ रहे हैं, मगर हम आइन और कानून के तहत चलते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये जाएं, इस्टेब्लिश करें, बताएं। हम ये कौन सा मैंने बच्चों का खेल है, ये कोई गुंडा बदमाशी का मेला है कि ये सीट छोड़ दो ये सीट ले लो। भाई एक प्रोसेस होता है, इस मुल्क के करोड़ लोग इसलिए वोट नहीं देते हैं कि एक ऐसा शख्स और एक ऐसा निजाम, एक ऐसी पार्टी जो 3.5 साल 1 मिनट 3.5 साल में 52 बिलियन डॉलर लोन लेने, इनको लोग लानत ना दे वोट देंगे। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए, क्या किया 3.5 साल में सर? आज जहां भी जिस पत्थर को इस्तेमाल किया आपने, ये क्या करेंगे? ये तो बेचारे इनको बाहर से इशारे मिलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप इंतशार पैदा करें। ये किसी के इशारों पे 10 साल से लगे हुए हैं। इनका कोई पॉलिसी बताएं, कोई डैम, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई मईशत बता दें, आप कोई पॉलिसी बता दें, कोई प्लानिंग बता दें। मां सिवाय मैं ना मानूं। हाँ, एक पॉलिसी पाकिस्तान के नौजवानों को इंतशार में डाल दिया, पाकिस्तान के लोगों को तकसीम करने की पॉलिसी इनकी है। ये 4 नहीं, हम तो कहते हैं सारे हल्के खोल दें। और अगर ये शुरू होना है तो आप 2013 से शुरू कर दें कि किसने बनाया ना जुडिशल कमीशन, बना किसने किया है, यही तो हमारा मुतालबा है। बिल्कुल, अरे आप दरखास्त लेके जाएं, आप दरखास्त लेके जाएं। आपके जो गए हुए हैं, लोग हैं 6 महीने से पेंडिंग है। आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भी कह दिया कि रिटायर्ड जज लगाएंगे। आपको तो सड़क से बुला लिया जाता है, दरखास्त पड़ी हुई है, सड़क से बुला करके नहीं सुना जा रहा। लेके जाए ना दरखास्त, आप बना दें, आज करें, आज कल लेटर भेजें, जुडिशल कमीशन बना लें। अगर बातें से बातें करती हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें आपको तकलीफ है, हमें तकलीफ नहीं है। कहाँ जाएं, अगले जहां जाएं, किसी और मुल्क में जाएं। भाई इस मुल्क की जुडिशल को हमने दरखास्त दे रखी है। याद आता है जो उन्होंने कहा था कि बच्चू इतना रोगे कि फिर तुम हमें याद करोगे। ये जो आज तुम जुल्म हमारे साथ कर रहे हो, तुम रोगे। और औरतों की बात, क्या फरियाल तालपुर, क्या मरियम नवाज, अपना घर छोड़ा, ना चादर छोड़ी, ना चार दीवारी, यहां तक कि मियां साहब के घर को गिराने के लिए आप लेके बुलडोजर पहुंच गए थे। हमें सारा कुछ याद है। आपने तो कहा कि कुलसुम नवाज बीमार नहीं है, उसे साबित करना पड़ा मर करके कि हाँ मैं बीमार थी। क्या कुछ नहीं किया आपके दौर में। आपने प्रोफेसरों को नहीं छोड़ा, आपने बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ की बीमारी का बताएं, कुलसुम नवाज के बारे में तो किसी ने नहीं कहा था। तो आपका काम है, फेस न्यूज तो चलाना आपकी पार्टी का मंशूर है। पार्टी का मंशूर ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज को चलाया जाए, लोगों को बदनाम किया जाए, इंटरनेशनल किया जाए, निहाल साहब पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। निहाल साहब सुन लेना, निहाल साहब सुन तो लें। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारी का हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो बल्कि बाहर जाने दिया था सर, मियां साहब को बाहर जाने दिया था। इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करें आप।
इसलिए जाने दिया गया था कि मियां नवाज शरीफ को जेल के अंदर खाने में जहर मिला के दिया गया था। उन्हें खतरा था कि अगर नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए नहीं, तो पता जहर चल का जाएगा असर कि ऐसा किसी हुआ ये कि तो जहाज दुश्मनी में में बैठते ही सद वो तक ठीक जाते हो हैं। गए। और ये जहर का असर जहाज में बैठते ही वो खत्म हो गया। ये जो फैसल सुल्तान डॉक्टर है वो हमारे नहीं है, ये इमरान खान के डॉक्टर है। मंसूर साहब एक बात बताओ ना, मंसूर साहब मेरी बात जरा सुनिएगा। इनके जो प्लेटलेट्स हैं वो 11,000 पे 8,000 पे इनकी जिंदगी को खतरा है। ये डॉक्टर आमिर साहब से पूछ लेते हैं सर। राशिद साहब, आमिर साहब, यास्मीन सर राशिद एक मिनट ठहर साहब जाना। जो कहती थी कि ये बहुत शदीद बीमार है। जी निहाल साहब, आमिर इलियास एक राणा बात साहब बता हमारे दो साथ मंसूर मौजूद हैं, वो साहब, रिपोर्टिंग ये करते हैं। ऐसी जहर थी। जी जी मंसूर साहब एक मिनट से। जी जी बोलें ऐसी जहर थी जो जहाज में बैठते ही खत्म हो गई। वैसे एक बात और बता दूं, ऐसे प्लेटलेट्स से जो बिल्कुल खराब थे लेकिन जहाज में बैठते ही बेहतरीन हो गए। और वैसे दो बंदों के बारे में आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका, जो नहर के पार खड़ा होकर गाली दे या आपके मुंह पे झूठ बोले, उसका कोई इलाज आप नहीं कर सकते। बात यह है कि सबने माना कि आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके इस मुल्क से निकले थे और जिस अंदाज से झूठ बोल के आप यहां से निकले थे और जिस अंदाज से आप वापस आए हो, और क्या आपका क्या क्रेडिबल है कि आज आप हमारा तो चलो इमरान खान को इंटरव्यू नहीं आ सकते, नाम नहीं आ सकता, आप आज 6 महीने से गुमशुदा गायब हो, मिसिंग पर्सन में शामिल हो, ना आपकी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट है, ना आप पब्लिक के सामने आ रहे हो, ना इस मुल्क की हुकूमत को मान रहे हो कि आप कहते हो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हमारी नहीं है। तो अगर आपकी है तो सर मैं एक मिनट, अब मुझे इजाजत दीजिएगा। आमिर साहब मुसल्लत हुए हो सर, आमिर साहब से मुझे किसको नहीं पता कि किस तरीके से आप आए हो। जी जी सर मैं आमिर साहब से पूछ लेता। आमिर साहब, के लोगों ने वोट ये दिया हमें, नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया तो ही आज मरियम नवाज वहां की निहाल साहब, निहाल साहब के लोगों ने वोट नहीं दिया। साबित होगा कि 17 सीटों के साथ आप मुसल्लत किए गए हो। तो नहीं है, हम तो वोट के जरिए आए हैं। आज वो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसियों के जरिए आए, वो एस्टेब्लिशमेंट वोट के जरिए अगर आए होते ना तो फिर आपका अंदाज और तौर तरीके ही मुख्तलिफ होते। वोट ने के जरिए तो आप रिजेक्टेड लोगों में शामिल हो। पहले दिन आपने जो विक्ट्री स्पीच करनी थी भाग गए, अगले दिन आकर के विक्ट्री स्पीच करने पहुंच गए। तो अगर आपने ऐसा तर्ज अमल था तो मुझे बता दें, नवाज शरीफ को क्यों नहीं आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया? आपकी किसको नहीं पता कि कितनी सीटें आपकी हैं? आप मुस्तफा कमाल की बात पूछ लो ना। आज पूछे मुस्तफा कमाल ने क्या कहा, आज पूछे कि आपके निसार चीमा ने क्या कहा, आज पूछे जावेद लतीफ कहता है कि जिसने हुकूमत बना के लिए वो मैं प्रोग्राम खत्म कर देता हूँ फिर। यही आमिर इलियास राणा साहब, शुएब शाहीन साहब, निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे खत्म करना पड़ेगा प्रोग्राम। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।